क्षणों के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ा जा रहा है। और यह जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जल, वायु और मृदा, इसमें अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी इस जल, वायु, मृदा के साथ हमारी प्रकृति में इनका चक्रण होता रहता है, जिसे हम जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। और इस जैव रासायनिक चक्रण का अध्ययन के क्रम में जल चक्र कैसे चलता है इसके बारे में पढ़ लिया गया है। नाइट्रोजन का चक्रीकरण कैसे इस वायुमंडल में, इस पूरे जैवमंडल में होता रहता है, इसके बारे में पढ़ा गया है। आज कुछ और रासायनिक पदार्थों के जैव चक्रण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख है कार्बन चक्र। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। यौगिक रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, जबकि जितने भी जीव रूप में हैं, जो जैविक अणु हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, यह सभी जो जैविक अणु होते हैं यह कार्बन से ही बने हुए होते हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट के लवणों से बने हुए होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सूर्य की उपस्थिति में, उसमें भी यह, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है पौधों के शरीर में, इस क्रिया में भी कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाहित होता रहता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अणुओं में बदल देती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और यह ग्लूकोज का अणु या तो दूसरे अणुओं में बदल लिए जाते हैं या दूसरे जीवों द्वारा जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। यह सारी क्रियाएं होती हैं जिनमें कार्बन का विघटन होता है और अपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन की क्रिया होती है, जिसमें ईंधन का उपयोग खाना पकाने और अनेक क्रियाओं में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इससे भी कार्बन जो है वह वातावरण में वापस जाती है। औद्योगिक क्रांति में होने के कारण विभिन्न जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जाता है। उन जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण भी उनमें उपस्थित कार्बन विघटित होकर वातावरण में वापस चली जाती है। जल की तरह कार्बन भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका पुनर्चक्रण होता रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा या अनेक जैविक अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन जो है वह जीव शरीर में पहुंचता है, और जब इनका विघटन होता है या दहन होता है इन पदार्थों का जिनका निर्माण हुआ था, तो वापस यह वायुमंडल में फिर कार्बन पहुंच जाता है। इसका एक प्रभाव पड़ता है, जैसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह एक प्रभाव डालती है, जिस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों कहा जाता है? दरअसल एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको समझें कि सीसा जो है वह ऊष्मा को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ठंडे देश हैं उन प्रदेशों में कुछ पौधों को उगाने के लिए शीशे के घर बनाए जाते हैं। उन शीशे के घरों के भीतर उन सब्जियों को उगाया जाता है, और वह शीशे के घर जो हैं वह भीतर से गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि शीशा बाहरी जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें उसके भीतर तो जाने देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है। इस कारण वह भीतर तो गर्म रहते हैं लेकिन बाहर ठंडा रहता है। तो वह शीशे की जो दीवार है वह उस ऊष्मा को भीतर रोकने का कार्य करती है। उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी उस शीशे की दीवार की तरह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे वायुमंडल में तापमान में, ऊष्मा में वृद्धि होती है, और इस क्रिया को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। उसके बाद अगला चक्र हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप में वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 21% है कुल गैसों का। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, पृथ्वी में जो धातुएं हैं सिलिकॉन और ऑक्साइडों के रूप में, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रोजन, अन्य खनिजों के रूप में, खनिजों के ऑक्साइड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, इनका भी एक आवश्यक घटक है। तो अनेक रूपों में ऑक्सीजन उपस्थित है इस पूरे पर्यावरण में।
लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब हम मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग कैसे होता है, कैसे वह दूसरे जीवों में जाता है, इसके माध्यम से देख सकते हैं आप कि यह जो ऑक्सीजन है, यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में उपयोग की जाती है और यह H2O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वापस वायुमंडल में जाती है। कार्बनिक अणुओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है वह भी श्वसन की क्रिया होती है और CO2 के रूप में प्रकाश संश्लेषण पहुंचती है। फिर कार्बनिक अणुओं के रूप में वापस दो रूप में ऑक्सीजन इस पूरे पर्यावरण में उपस्थित है, एक वायुमंडलीय ऑक्सीजन के रूप में, दूसरा कार्बनिक अणुओं के घटक के रूप में। तो कैसे चक्रण होता है दोनों प्रकार की ऑक्सीजन का, यह इस चक्र में दिया गया है, इसको आप अध्ययन कर लें। 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे ऑक्सीजन चक्र चलता है। पहला है श्वसन, दूसरा है दहन, तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है जिससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसके द्वारा वापस लौटती है। इस प्रकार से प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की जो रूपरेखा बनती है वह जो स्वतंत्र वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसकी क्रिया यही है कि वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीवों के भीतर मुक्त होती है और श्वसन के द्वारा फिर वापस जीवों के शरीर के भीतर आते हैं। लेकिन जो कार्बनिक अणुओं के रूप में उपस्थित ऑक्सीजन है वह भी CO2 के रूप में जब उसका जारण होता है, विघटित होती है, CO2 के रूप में बदल जाती है, फिर वह CO2 के साथ ही वापस फिर से कार्बनिक अणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो यह चक्र चलता रहता है। यद्यपि हम जीवन में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ जीव मुख्यतः बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का चक्र वहाँ पर नहीं चलता है। एक परत पाई जाती है ओजोन परत। तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्यतः उसमें 2 परमाणु मिल करके ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। यदि वायुमंडल के जो ऊपरी भाग है उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं जिसका सूत्र O3 होता है, इसे ही ओजोन कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब एक साथ मिल जाते हैं तो उस अणु को हम ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणुओं के विपरीत जो ओजोन का अणु होता है वह विषैला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन जो है वह पृथ्वी के सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है जो कि जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ जल्दी की खोजों से यह पता चला है कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, उसमें क्षय हो रहा है। कैसे हो रहा है? मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न यंत्र हैं, उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं और यह CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह बहुत ही अस्थायी होते हैं और किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं और वे ओजोन के अणुओं के साथ प्रक्रिया करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में जो कमी आती है उसे ही हम ओजोन का ह्रास कहते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन परत के ऊपर छिद्र पाया गया है। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में बहुत ही जो शोध हैं वह बताते हैं कि काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर ओजोन परत का क्षय होगा। लेकिन यह प्रयास लगातार चल रहे हैं कि ओजोन परत की जो क्षरण हो रहा है उस प्रक्रिया को रोका जाए, उसको बचाया जाए। तो इसके लिए काफ़ी जो समझौते हैं किए गए हैं कि कम से कम CFC का उत्पादन हो जिससे कि कम से कम ओजोन परत का क्षय हो सके, हम उसको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकें, जिससे सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे सभी जीवों को सुरक्षित रखा जा सके। तो यह क्रियाएं चल रही हैं और इस तरह जो है या ऑक्सीजन का जो चक्र है ओजोन परत है, इसके बारे में हमने पढ़ा और साथ ही कार्बन के चक्र के बारे में पढ़ा। तो यह अध्याय और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
पूरे अध्याय से संबंधित या आज के लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो उसको आप बेहिचक फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर लें, पूछ लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ, एक बार इसका रिवीजन किया जाएगा। तब तक आप घर पे रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।